हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी को स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी पर्यावरण सब्जेक्ट की एसीएफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप ऊपर जाइए आई बटन पर, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके पहले उन वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। इसके अलावा मैंने सीजी व्यापम के कंप्यूटर सब्जेक्ट का 21 वीडियो का कंप्लीट पैकेज बनाया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आप लिंक पे टैप करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट कंपलसरी चेकआउट करें। उसमें मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, जिनको आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। और जैसा कि इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मेंस का एग्ज़ाम जो है वो अब कंफर्म हो गया है कि ये जुलाई में होगा। और आप देख रहे हैं कि कितने शॉर्ट स्पैन में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। और जो लोग अभी तक बैठे हुए थे कि यार छत्तीसगढ़ में कोरोना है, ये है, वो है, ये सारी अटकलों को खारिज करते हुए आयोग अब एग्ज़ाम ले रहा है, मतलब वो लेगा ही लेगा। ठीक है, तो अब जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी मैटर पीएससी में पड़ा हुआ है और जो कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, उसका अब मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, बस बात हो रही है, लेकिन आयोग को जो करना है वो कर रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को गांठ बांध के चल लो कि किसी भी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में एसीएफ का एग्ज़ाम भी इसी तरीके से कंडक्ट हो जाएगा। और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे थे उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप प्लीज़, अगर अभी भी सीरियस नहीं हो, मेरे वीडियोस देखते हो, ग्रुप में जुड़े हुए हो, तो प्लीज़ सीरियस होकर तैयारी करो। क्योंकि वैसे भी छत्तीसगढ़ में वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन जो आ रही है उनका भी एग्ज़ाम ढंग से कंडक्ट नहीं हो रहा है, जैसा कि आप देख ही रहे हो 2 साल से। तो जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने अभी वर्तमान में है, एटलीस्ट उसके लिए आप एफ़र्ट लगाओ। एफ़र्ट का कोई क्या कहना चाहिए लिमिट नहीं होता। आपका एफ़र्ट कभी वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आप पढ़ लोगे तो उससे आपका नुकसान नहीं है। ठीक है, मेरी ये बस सलाह है कि आप तैयारी थोड़ा अच्छे मूड में चालू करो अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो। नहीं तो ऐसा होगा कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया तुरंत और बोलोगे कि आपकी तैयारी ही नहीं हुई, इसलिए मैं फ़ेल हो गया। तो एक्सक्यूज़ का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। आप ज़िंदगी भर एक्सक्यूज़ देते रहोगे। ठीक है, अपनी रियलिटी को पहचानो और तैयारी करो। अगर नहीं कर रहे थे तो, अगर कर रहे थे तो अच्छी बात है। ठीक है, आप में से कुछ स्टूडेंट ही, मैं गिन के 3-4 स्टूडेंट ही है जो मेरे से कभी कभी नोट्स भेज के चेक करवाते हैं। ठीक है, आप में से और ज़्यादा स्टूडेंट, मेरे अभी 532 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, सॉरी अभी 550 के आसपास हुए हैं, उतने सब्सक्राइबर है। उसमें से केवल 5 से 6 लोग जो वीडियो देखते हैं वो लोग मुझसे चेक कराते हैं अपनी कॉपी कभी कभार। आप नहीं कराते हो तो वो आपकी गलती है। बाकी मैं सर्विसेज जो दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ। बाकी आप अपना देख सकते हो कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। ठीक है, मेरा काम था बस बोलना, आपको इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। प्लीज़ इम्प्लीमेंट करो अच्छे से उसको, और तैयारी एक फ्रेश मोड में और अच्छे से चालू करो। ठीक है, मैंने सारे लेक्चर्स डाल दिए हैं। आपको कंप्यूटर का देखना है तो आप व्यापम की तैयारी करो। एसीएफ की लेक्चर भी मैं डाल रहा हूँ। फिजिक्स के मैंने कुछ लेक्चर डाले हुए हैं, वो भी जाके देख सकते हो। इसके अलावा आप पर्यावरण सब्जेक्ट के तो लगातार लेक्चर देख ही रहे हो, तो प्लीज़ लेक्चर को पूरा देख के आप प्रॉपर नोट्स बना के मुझसे एक बार चेक कराओ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे सकता हूँ कि इसमें हाँ ये रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, पैसे तो चार्ज नहीं कर रहा हूँ, इतना तो कर सकते हो। एटलीस्ट ट्राई करके देखो, नहीं आए तो फिर मुझसे पूछिए, मैं आपको एक सेपरेटली वीडियो पे बना के दे दूँगा। चलो मैं इतना भी कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ठीक है, उससे मेरी दुकान चल रही है, लेकिन आपको भी अपने लिए भी तो करना है ना। अगर आप लेक्चर देखोगे, अच्छे से समझोगे, तो चीज़ों को आपको ही फ़ायदा है। मुझे कोई पर्सनल उससे बेनिफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप मुझे पे नहीं कर रहे हो। ठीक है, और पे नहीं कर रहे हो, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो मुझे पे करते हैं। आप पे नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट जो सर्विसेज फ्री में मिल रही है तो उनका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट लिंक है, लाइक मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम। आप लिंक पर टैप करके आप मुझे अपने नाम और लोकेशन के साथ सेंड करें। मैं आपको व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट ग्रुप में जोड़ लूँगा। लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग ग्रुप है। आप वहाँ पर जाके मुझे डायरेक्टली पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में भी अगर मैसेज छोड़ेंगे तो मैं आपको रिप्लाई देने की 100% कोशिश करूँगा। ठीक है,
चलिए बहुत हो गया, मेरा काम है आपको पढ़ाना और वो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से लेना और इसको कोई मजाक मस्ती में मत लेना, क्योंकि अब थोड़ा सीरियस होकर पढ़ने का समय आ गया, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण, और मेरी कोशिश रहेगी, ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन हाँ, ध्वनि प्रदूषण पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ध्वनि का जो आपका फिजिक्स का जो एस्पेक्ट है वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। आप ये मत समझना कि मैं आपको पूरा बताने लगूंगा कि ध्वनि की स्पीड किस में तेज होती है, किस में कम होती है। जब हम लोग फिजिक्स कभी पढ़े तो आपको मैं बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा तेज एल्यूमिनियम में होती है, उसके बाद ग्रेनाइट में होती है, उसके बाद कांच में होती है, उसके बाद लोहे में स्पीड सबसे ज़्यादा तेज होती है ध्वनि की, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके फिजिक्स के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, ये आपके पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। मेरा काम क्या है, आपको मेंस के अकॉर्डिंग और प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग या फिर एसीएफ के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आपको ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताना। कभी न खुदा ना खास्ता हम लोग अगर फिजिक्स पढ़े तो मैं आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिलहाल तो आप फोकस करो कि पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी डेफिनेशन, जो हम लोग हर बार देखते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है जो हमने प्रीवियस जितने भी प्रदूषण की डेफिनेशन देखे उनसे। सबसे पहले उच्च तीव्रता वाली ध्वनि, ठीक है। उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को जनरली क्या बोलते हैं, शोर बोलते हैं या नॉइज़ बोलते हैं। जो नॉर्मल हमारे सुनने लायक अच्छी साउंड होती रहती है एक मैग्नीट्यूड से नीचे, उसको हम लोग ध्वनि बोलते हैं। जो उस मैग्नीट्यूड से ऊपर की ध्वनि हो रहती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब मैं उसकी इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंटेंसिटी से ऊपर की अगर ध्वनि रहती है तो उसको बोलते हैं शोर, ठीक है। तो उसको बेसिकली यहाँ पे मैंने डिनोट किया उच्च तीव्रता वाली ध्वनि, ठीक है। अर्थात अवांछित शोर, इसमें लिखा भी हुआ शोर के कारण मानव वर्ग में अशांति एवं बेचैनी की दशा ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। देखो ये सब चीज़ हम लोग को पता है, लेकिन हम लोग लिख क्यों नहीं पाते, क्योंकि हम लोग को डेफिनेशन याद नहीं रहती है। और ये एग्ज़ाम बता रहा हूँ आपको, रट्टा मार के लिखने वाला एग्ज़ाम है, आपका कोई दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। आप कितने भी अच्छे विशेषज्ञ क्यों ना हो किसी भी फील्ड में, आप अगर चीज़ों को लिखना नहीं सीखोगे ना तो वो आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप ये वर्ड और टर्मिनोलॉजीज देखते हो, सबको पता है ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, लेकिन अगर आप पूछूं कि ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या पड़ते हैं, ठीक है, तो अचानक से आप हिल जाओगे अगर आप इसकी तैयारी नहीं किए। सबको पता है उसका इम्पैक्ट क्या होता है, लेकिन लिखना उसको पेपर में बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, कारण क्या है इसका। सबसे पहले इसका कारण क्या है, नगरीकरण। नगरीकरण से ध्वनि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, आप उसका पता लगा सकते हो, दिखता भी है। सेकंड है आपका औद्योगिकीकरण, ठीक है। औद्योगिकीकरण से भी लगातार ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब यार इसका गुण क्या होता है, ठीक है। इस ध्वनि प्रदूषण का क्या करना चाहिए, प्रॉपर्टी होती है जो कि हमको दिखाई देती है। देखिए सबसे पहले इसका जो प्रभाव होता है वो तात्कालिक होता है। मतलब ध्वनि प्रदूषण हमने सुना, ठीक है, सुना और उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो एट द इंस्टेंट उसी समय पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक्यूमुलेशन हो रहा है या फिर कंसंट्रेशन हो रहा है, ठीक है। कहीं पे ये जाके एक्यूमुलेट नहीं हो रही। जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन क्या है, उसका हमको इम्पैक्ट दिखता है कि हाँ यहाँ पे प्रदूषण हो गया है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण हमको ऐसा दिखता नहीं है ऐसा हवा में कि यहाँ ध्वनि प्रदूषण हो गया है, ठीक है। और ना ही तो ये जमा होता है कहीं पर, एट द इंस्टेंट जो भी होगा वो उसी समय होगा और फिर वो ख़त्म भी हो जाएगा वैसे ही, ठीक है। इसके अलावा दूर स्थान, जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं उसके सोर्स से, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण का मैग्नीट्यूड जो है वो कम होता जाता है। इतना समझ में आया। तो इसका ये गुण है कि इसका सांद्रण नहीं होता पहली चीज़ तो, और इसका जो प्रभाव होता है वो तात्कालिक होता है। इसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अंदर से पड़ता है, लेकिन हमको कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण हो गया, जो बंदा यहाँ पे खड़ा था उसका इम्पैक्ट हो गया, लेकिन कोई दूसरा बंदा यहाँ पे आके खड़े हो जाएगा और बोलेगा कि उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़े, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ध्वनि, अब ध्वनि होती क्या है पहली चीज़ हम लोग समझते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये एक वेव होती है, वेव मतलब तरंग, ठीक है। और तरंग भी किस प्रकार की होती है, जैसा कि आप फिजिक्स में कभी पढ़े होंगे कि तरंग दो प्रकार की होती है। पहला तो होता है मैकेनिकल वेव या फिर यांत्रिक तरंग जिसको बोलते हैं। सेकंड होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, जिसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं, ठीक है।
यांत्रिक तरंग के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स वेव या फिर जिसको अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, एक सेकंड होता है अनुदैर्ध्य तरंग या फिर इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्वनि जो होती है वो एक प्रकार की यांत्रिक तरंग होती है, पहला चीज़। तो सेकंड, ये एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। ठीक है, अब ये क्या होता है क्या नहीं होता मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा, क्योंकि मैं फिजिक्स में नहीं घुसना चाहता इसके। ठीक है, सेकेंड चीज़ इसका जो मेन प्रॉपर्टी होता है, ये एक प्रकार की प्रेशर वेव भी होती है। ध्वनि जो होती है वो किसी सरफेस से टकराने के बाद एक प्रेशर उत्पन्न करती है। ठीक है, इसका परफेक्ट एग्जांपल ये है कि आप किसी लाउड स्पीकर के सामने अपना हाथ डाल के देखना, तो आपको इम्पैक्ट उसका महसूस होगा। तो ये प्रेशर उत्पन्न करती है, और इसी प्रेशर की प्रॉपर्टी को यूटिलाइजेशन करके हम लोग ध्वनि की इंटेंसिटी का मापन भी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका मापन के बारे में पढ़ते हैं। इसके विज्ञान को बोलते हैं एकॉस्टिक्स, कि ध्वनि विज्ञान को बोलते हैं एकॉस्टिक्स या श्रवण विज्ञान बोलते हैं ना। कभी अगर से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा इसको स्टडी को क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। जो इंटेंसिटी या इसकी तीव्रता का मापन क्या है, डेसिबल। ठीक है, उसको डीबी शॉर्ट में लिखते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि इसके प्रेशर की इंटेंसिटी को नापने का जो मात्रक है वो है dBA। ठीक है, साउंड के द्वारा जो प्रेशर जनरेट होता है उसको बोलते हैं भारित ध्वनि दाब। ठीक है, तो उसकी यूनिट होती है आपकी dBA। और बेसिकली हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन क्यों करते हैं, क्योंकि इससे ध्वनि के प्रेशर का जो मापन होता है, ठीक है, उनको मापना आसान होता है और इससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट का डिज़ाइन काफ़ी ईजी होता है। तो हम लोग इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, dB उसका मैग्नीट्यूड हम लोग देखने के लिए करते हैं, लेकिन जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करते हैं वो बेसिकली इससे यूज़ करते हैं। ठीक है, 0 dB का मतलब कतई नहीं होता कि ध्वनि गायब हो गई है। 0 dB वो सबसे मिनिमम ध्वनि है जो मानव के सुनने लायक है। ठीक है, तो इसका ऐसा मत समझ लेना कि 0 dB हो गया मतलब कुछ नहीं है करके वहाँ पर। ठीक है, वो मानव के सुनने लायक सबसे मिनिमम ध्वनि 0 dB है। ठीक है, इतना हो गया, ये इंट्रोडक्शन है। इसके आगे की चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए फटाफट से कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपका ध्वनि की आवृत्ति। ध्वनि की आवृत्ति को बेसिकली नापा जाता है आपके हर्ट्ज में। ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इसके आधार पर 3 कैटेगरी में ध्वनि को बांटा गया है। ठीक है, पहला कैटेगरी में आता है आपके श्रव्य या फिर ऑडियोबल रेंज। ठीक है, जिनको इंसान सुन सकता है उससे बोला जाता है श्रव्य या फिर ऑडिबल रेंज। और ये बेसिकली कितना होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, ये एक रेंज है, इसके बीच में कोई भी ध्वनि की आवृत्ति आ जाए, किसी भी आवृत्ति की ध्वनि तरंग आ जाए, वो इंसान आसानी से सुन सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका पराश्रव्य, जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वो रेंज होती है जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है। ठीक है, इतनी तीव्र आवृत्ति के ध्वनि तरंगों को इंसान नहीं सुन सकता। हालांकि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सब जो जानवर हैं वो इतने रेंज की ध्वनि तरंगों को भी आसानी से सुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अवश्रव्य। ठीक है, पराश्रव्य का एक और एग्जाम्पल जो मेरे ध्यान में आ रहा है, इसी की वजह से हम लोग ध्वनि की प्रॉपर्टी का यूज़ करके अल्ट्रासोनिक आवृत्ति की तरंगों को यूज़ करके हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार मतलब जो समुद्र के तल में स्थित जो भी आपके पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनका डिटेक्शन करने के लिए हम लोग ध्वनि तरंगों को नीचे भेजते हैं और उनके रिफ्लेक्शन से हम लोग सुन पाते हैं कि यहाँ पर कोई पदार्थ है। उसे बोला जाता है सोनार, समुद्र तल में ढूंढने के लिए चीज़ों को। नेक्स्ट, इसी टेक्निक का यूज़ करके हम लोग सोनोग्राफी कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल पूछा जाता है। ये जनरली फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये ध्वनि प्रदूषण का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे आ गया तो मैंने बता दिया आपको। इसके बाद अवश्रव्य, जिसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, मतलब 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति की तरंगों को बोला जाता है आपका अवश्रव्य तरंग, और इसको भी इंसान नहीं सुन सकता। ठीक है, बेसिकली जो भूकंप की वेव होती है उसको इंसान तो सुन नहीं पाता है, और वो इसी अवश्रव्य की रेंज में आती है या फिर इंफ्रासोनिक की रेंज में आती है। ठीक है, तो ये 3 तरंगे थी, 3 प्रकार की, और इसको थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है अगर आपके एग्ज़ाम में आया डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। बाकी आपको प्रीलिम्स के लिए इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वो है आपका ध्वनि प्रदूषण के प्रकार।
ठीक है। और ये बेसिकली आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ये इस तरीके के टॉपिक आ सकते हैं। और पता तो हम लोग को बहुत कुछ है, लेकिन लिखने में क्या लिखना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको 5 भागों में क्लासीफाई किया गया है। पहला है आपका ग्रामीण ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाला ध्वनि प्रदूषण, ग्रामीण ध्वनि प्रदूषण। उपनगरीय मतलब छोटे, मतलब जो सेकंड ईयर के सिटी होते हैं उनमें होने वाला ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट, नगरीय ध्वनि प्रदूषण मतलब जो फर्स्ट ईयर के सिटीज़ होते हैं उनमें होने वाला प्रदूषण, ठीक है। औद्योगिक प्रदूषण, ठीक है, उद्योग से भी कई प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, उनमें होने वाला पोल्यूशन। संसाधन खानों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण, जो आपके माइंस होते हैं उससे भी कई प्रकार के ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होती है, वो ये अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। ये बेसिकली कुछ है नहीं, लेकिन अगर आपको मेंस में कभी आ गया लिखने के लिए तो आप यही लिखोगे तो ही नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्रोत के आधार पर, ठीक है। पहला तो है आपका प्रकृति जन्य ध्वनि प्रदूषण, जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं आपका बादल के फटने से निकलने वाली साउंड, आपके बेसिकली ज्वालामुखी की विस्फोट से निकलने वाला साउंड, ठीक है, आपके भूकंप से निकलने वाला साउंड, ये सब आप प्रकृति वाला लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका भूकंप से साउंड नहीं निकलता, वो तो हम लोग सुन ही नहीं सकते, जो हिलने की वजह से जो नॉइस उत्पन्न होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मानव जीव जंतु ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, ये तो मानव जनित और जीव जंतुओं के द्वारा, तो इसमें भी आप लिख सकते हो जो आपके मर्जी है, मतलब रिलेटेड टू दिस टॉपिक आप लिख सकते हो उसको बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आप इस तरीके के टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हो, ठीक, जितने वर्ड्स में बोला जाए उतने वर्ड में आपको बुझाना है। नेक्स्ट देखेंगे ध्वनि प्रदूषण के कारक क्या है, ठीक है। अब ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। मैंने यहाँ पे कारक लिख दिए हैं, जैसे घरेलू कारक में आएगा आपके टीवी, कूलर, मिक्सर, जूसर, इनसे निकलने वाला जो साउंड होता है उसको घरेलू कारक बोलते हैं। औद्योगिक व व्यावसायिक कारक, जैसे कि मान लीजिए आपका बुलडोजर चला रहे हैं, कोई कंप्रेसर चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, ठीक है, उद्योग में उत्पन्न उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के यंत्र, उनसे होने वाला नॉइस जो है वो औद्योगिक या व्यावसायिक कारक में आएगा। थर्ड है आपका परिवहन। इसको तो हर कोई जानता है यार, हर जगह आजकल ट्रैफिक है, और रायपुर में भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, तो दिल्ली बॉम्बे की तो बात छोड़ ही दो। इतना ट्रैफिक की वजह से होने वाला जो पोल्यूशन है वो आपका कहलाता है परिवहन कारक। सामाजिक धार्मिक स्थल, ठीक है, बहुत सारी जगह है, जैसे कि आपके मंदिरों में भी कई प्रकार के होते रहते हैं, और जितने भी प्रकार के आपके पूजा स्थल वगैरह में होते हैं वो सभी प्रकार के काउंट होते हैं आपके सामाजिक धार्मिक स्थल कारक में। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक कारक, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया और ये हो गया, सेम यही प्रकृति जन्य ध्वनि प्रदूषण को उठा के यहाँ पे छाप देना, बात आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब जो टॉपिक है, ये 3 टॉपिक जो मैंने अभी बताया, वो बेसिकली आपको मेंस में आएगा, और मेंस में आपको लिखना क्या है वो एटलीस्ट इसके ऊपर आप छोटा छोटा नोट्स बना के रख सकते हो, ठीक है। एकदम सडनली आपके सामने अगर ये सब आ जाएगा, आपको पता तो सब चीज़ होगा, लेकिन आप जब सडनली आ जाएगा तो इसमें लिखना क्या है वो आपको अचानक से दिमाग से क्लिक करना चाहिए, तो इसको एक बार पढ़ना आपको ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद की चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या होते हैं, और फिर उसके बाद उनके स्तर के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सामान्य प्रभाव देखते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण से जो सामान्य प्रभाव होता है कि इस पर आप लिख सकते हो कि चिड़चिड़ापन, ठीक है, उत्तेजना, ठीक है, किसी काम में मन ना लगना, ठीक है, और इसके बाद बोलने में परेशानी, कार्य क्षमता, इन सभी चीज़ों पे असर पड़ता है सामान्य प्रभाव में, इसमें आप ये सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका श्रवण संबंधी प्रभाव, ठीक है। बेसिकली इंसानों के सुनने लायक जो ध्वनि की रेंज सुरक्षित सीमा मानी जाती है वो 80 dB के आसपास मानी जाती है, ठीक है। 90 dB से ऊपर जैसी श्रवण जो ध्वनि की इंटेंसिटी है वो इससे ज़्यादा होती है, तो इंसानों की श्रवण शक्ति का ह्रास होना चालू हो जाता है, ठीक है। मतलब उसके श्रवण में सुनने की क्षमता में थोड़ा, मतलब उसको थोड़ी परेशानी चालू हो जाती है, ठीक। WHO ऐसा बोलता है कि अगर 100 dB से ऊपर का साउंड एक आदमी कंटिन्यूसली सुन रहा है तो उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, ठीक है। तो आपको इसमें ये लिख सकते हैं। थर्ड में आपको मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखना है, और ध्वनि प्रदूषण से बेसिकली जो डिसीज़ होती है उसका नाम है न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर,
ठीक है। और ये बेसिकली तंत्रिका तंत्र से आपका रिलेटेड एक डिसीज़ है, ठीक है। इससे आपकी जो भी स्नायु वगैरह है और मांसपेशियाँ, इसमें अकड़न और उस पर खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। ये इसी को बोलते हैं न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसको याद रखना और इसके बारे में लिख देना। नेक्स्ट है आपका शारीरिक प्रभाव, ठीक है। अब इसमें लिख सकते हो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है, उत्तेजना, हृदय रोग संबंधी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इसके अलावा सोनिक बूम, सोनिक बूम का मतलब होता है जब भी फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है, कहीं से जाता है और फाइटर एयरक्राफ्ट की जो गति होती है, आपको जैसा कि पता होगा कि वो सुपरसोनिक स्पीड होती है। सुपरसोनिक स्पीड मतलब जो साउंड जो ट्रैवल करता है वायु में, उसकी स्पीड कितनी होती है 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा तेज अगर स्पीड हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है, वो एक्चुअली कहलाती है मैक स्पीड। 332 मीटर पर सेकेंड उसको मैक स्पीड बोला जाता है। मैक स्पीड से ऊपर का साउंड, ठीक है, वो कहलाता है सोनिक, सुपरसोनिक, ठीक है। मतलब साउंड की वेलोसिटी से ज़्यादा तेज, उसको कहा जाता है सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है। और जब कोई भी सुपरसोनिक मतलब फाइटर जेट कभी भी पास से गुजरता था, उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि के गोले को ही कहा जाता है आपका सोनिक बूम, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था वायु प्रदूषण में कि सुपरसोनिक जेट से ही आपका NO2 भी आपका पैदा होता है, जो कि एक हानिकारक गैस है। इसके अलावा आपका सोनिक बूम ये भी बहुत है। अगर सुपरसोनिक जेट आपके घर के पास से गुजर जाए तो आपके जितने भी दीवारों में लगे हुए कांच वगैरह हैं वो सब तड़क जाएंगे, ठीक है। तो ये सब इम्पैक्ट होता है। और इसका सोनिक बूम के बारे में ये लिख सकते हो, इससे गर्भपात तक हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है। तो जनरली जो होते हैं आपके मिलिट्री कंटेनमेंट एरिया और एयर बेस वगैरह हो जाते हैं, वो आपके नॉर्मल जो भी क्या करना चाहिए, इस निवास स्थान है उससे थोड़ा दूर रख के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इतना ख़तरनाक होता है सोनिक बूम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ध्वनि प्रदूषण के स्तर। वैसे स्तर में तो आपको बुक में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, लेकिन मेनली जो आपको याद रखना है वो इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे पूछा जाता है फुसफुसाहट की लेवल कितना होता है, तो फुसफुसाहट मतलब हम लोग जो धीरे धीरे करके बात करते हैं, फुसफुसाते हैं, वो 20 से 30 dB के बीच में होता है। सामान्य बोलचाल का जो इंटेंसिटी लिमिट होता है वो आपका होता है 60 dB के आसपास, ठीक है। सुपर सोनिक जेट की का जो ध्वनि तीव्रता होती है वो 148 dB के आसपास, ठीक है। ये तो मैंने बताया कि ध्वनि जो साउंड की इंटेंसिटी 80 dB के आसपास होगी तो वो एक सुरक्षित सीमा मानी जाती है, ठीक है। 90 dB से ऊपर होने पर हमारे श्रवण क्षमता में ह्रास होना चालू हो जाता है, ठीक है। 130 dB से ऊपर होने पर हमको विभिन्न प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, यही न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। 150 dB से ऊपर होने पर हमको शरीर में विभिन्न प्रकार के पेन उत्पन्न हो सकते हैं ना, शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर 160 से 180 के बीच में कोई सडन ध्वनि अगर इंसान सुन लेता है तो वो बहरा तक हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इसी टाइप के। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है कि घरों में यूज़ होने वाले जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है, ठीक है, उसकी लिमिट कितनी है, वो है 30 dB। ये WHO ने घोषित किया है कि इससे ऊपर नहीं रह सकती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है और ये सब प्रीलिम्स फैक्ट है। और इसके अलावा जो कुछ चीज़ें बच गई है कि आपका ध्वनि प्रदूषण में नियंत्रण के क्या उपाय हैं, वो हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के क्या उपाय हैं, ठीक है। सबसे पहला तो नियंत्रण का उपाय यही है कि लोगों को समझा बुझा के ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए बोला जाए, ठीक है। क्योंकि ये जो भी मानव जनित प्रदूषक है वो तो बेसिकली मानव उसको नियंत्रित कर सकता है। ये तो पहला तरीका है। या तो दूसरा तरीका डंडे मार के नियंत्रित किया जाए। उसमें क्या है, आपको एक निषेधात्मक कानून बना सकते हैं, ठीक है। कानून के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये पहला तरीका है, इससे आप नियंत्रित कर सकते हैं। सेकंड तरीका क्या है कि ध्वनि प्रदूषण के संचरण पथ में नियंत्रण करना, ठीक है। आप साउंड एब्जॉर्ब करने वाले इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत तरीके के आते हैं, फोम वोम का यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका ध्वनि प्रदूषण ना फैले, ठीक है। ये बहुत सारे तरीके होते हैं, एकॉस्टिक ट्रीट कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। तो ये अच्छा तरीका है।
लेकिन जो पब्लिक प्लेस में जो साउंड होती है उसको नियंत्रित करने का ये मीडियम नहीं है, ठीक है। एक और है कि आपका पेड़ों की कतार लगा के, और ये काफ़ी अच्छा तरीका है और ये इससे पर्यावरण भी शुद्ध होता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो अभी आपके पेड़ पौधे होते हैं वो साउंड की इंटेंसिटी को 10 से 15 dB कम कर देते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं यार एग्ज़ाम में। और साउंड को एब्जॉर्ब करने वाले जो भी पेड़ पौधे जिससे ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित होता है उनको कहा जाता है ग्रीन मफलर। तो ये भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब मैं कानून की बात कर रहा था, तो कानून हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली पर्यावरण संरक्षण कानून 1986, ये हमारे उसमें भी है ना, 7th पेपर में भी, ध्यान रखना, ठीक है। ध्वनि रेगुलेशन नियम 2000, ठीक है। ये दोनों कानून से हमने जो रूल बनाया है पर्यावरण और संरक्षण, और जो भी आपका मंत्रालय है उसने एक आदेश पारित किया था जनवरी 2010 में कि रात के 10 बजे से 6 बजे तक, ठीक है, अगर आप ध्वनि प्रदूषण करते हो या फिर एक सामान्य स्थिति से अधिक आप इंटेंसिटी का साउंड बजाते हो, डीजे वीजे बजाते हो, तो आपको 1 लाख का जुर्माना और 7 साल की सज़ा हो सकती है, ठीक है। ये बेसिकली आपके मैरिज हॉल वगैरह में जो भी है आपका और इसके अलावा पब्लिक प्लेस दूसरे भी, उसमें ये प्रावधान किया गया, ठीक है। और बेसिकली एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि इस पे कार्रवाई करने की बेसिकली इस चीज़ में कार्रवाई कौन कर सकता है, तो याद रखना वो शहर का एसपी कर सकता है, ठीक है। पुलिस क्या बोलता है, पुलिस अधीक्षक कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट ये पूछा हाँ, इसी कानून में हमने एक प्रावधान किया है कि राज्य सरकार को भी वर्ष में 15 दिन 10 के बाद शोर करने की अनुमति है, ठीक है। मतलब अगर आपको 10 से राज्य सरकार को भी अगर 10 से किसी वजह से 10 बजे के बाद भी अगर शोर करना है तो ऐसे दिनों की संख्या 15 दिन है, ठीक है। तो ये राज्य सरकार पर भी ये कानून लागू होता है, ऐसा नहीं है कि हम ही लोग के ऊपर लागू होता है, ठीक है। वैसे ये कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, कानून तो हमने बना दिया, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत ही कम होता है। बड़े बड़े मैरिज हॉल और क्या कहना चाहिए पब्लिक प्लेस को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह इसका इम्प्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आज मैंने सोचा था कि एक और प्रदूषण आपसे कंप्लीट करा दूंगा छोटा वाला, लेकिन यही इतना लंबा खिंचा गया कि मैं अब आगे नहीं पढ़ा सकता। तो आज के वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। मैं बार बार फिर से आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ अपनी तैयारी को ज़रूर पुख्ता करिए अगर आप में कोई भी आपको ऐसा लगता है कि कमी हो रही है कहीं पर, ठीक है। बाकी आप ज़्यादा समझदार हैं, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता आपको, ठीक है। और आपको एक और काम करना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबाइए। इसके अलावा वीडियो को कंपलसरी शेयर करें उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर मैं मंडी निरीक्षक, CGPSC, CG व्यापम और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें, उनको पक्के से शेयर करिए। इसके अलावा वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कंपलसरी फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप से ज़्यादा जुड़िए। कम्युनिटी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी हम लोग एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।